हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। जैसे पता आपको है कि राज्य व्यवस्था जो है उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें आपका कौन सा कैसे क्वेश्चन होंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल के जो पीवाईक्यू होंगे वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। यानी जैसे कि आपके हर सब्जेक्ट का आपका पीवाईक्यू मिलेगा जो रेलवे में आया हुआ है, यानी कि जो कांस्टेबल में आया हुआ है आरपीएफ में। तो आज हमारा क्या होगा, दूसरा ये पार्ट है। एक पार्ट आपके पास पहुंच चुका होगा, आई होप कि आपको उसको देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको पहले वॉच करें फर्स्ट पार्ट को, और फिर सेकेंड पार्ट को आप देखें। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन आज का क्या है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? लिबर्टी, समानता, न्याय, प्रावधान। देख कह रहा कि जो प्रस्तावना है ना, जो हमारा प्रियम्बल है, उनमें से कौन सा एक शब्द जो है उसमें नहीं लिखा हुआ है। तो वो नहीं लिखा है कौन सा? प्रावधान, ये शब्द नहीं लिखा है। बाकी न्याय, समानता, लिबर्टी, इन सब के बारे में क्या है? उल्लेख किया गया है। इन सब के बारे में क्या है? उल्लेख किया गया है। देखिए, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना ये संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना जो है इसे प्रियम्बल भी कहते हैं या उद्देशिका भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उद्देशिका भी कहते हैं। ये इसे प्रीएम्बल भी कहेंगे, प्रियम्बल भी कहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? ये संविधान की कुंजी है। क्या है? इसे हमने क्या माना है? इसे माना है कि ये क्या है? तो संविधान की कुंजी है। यानी कि आप संविधान के बारे में कोई आर्टिकल नहीं समझ में आ रहा है या कोई सिद्धांत नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो प्रस्तावना है उसको पढ़ के वहां से हम लोग सारांश को निकालते हैं। अब इस जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में बहुत सारे क्या है आपके शब्द दे रखे होंगे। ठीक है, जैसे इसमें आप देखेंगे तो एक संप्रभु, ठीक है, संप्रभु शब्द का भी क्या होगा इसमें उल्लेख है। उसके अलावा देखते हैं तो यहाँ पे गणतंत्र, गणतंत्र शब्द का क्या है? उल्लेख है। क्या है? गणतंत्र का उल्लेख है। वहाँ पे आप देखेंगे तो न्याय, आपने इसमें देखा ही, न्याय का उल्लेख है ही है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बंधुत्व, बंधुत्व का भी क्या है? उल्लेख है। बंधुत्व का उल्लेख है। फिर उसके अनुसार आप देखेंगे प्रतिष्ठा शब्द का भी क्या है? उल्लेख है। उसके अलावा आप देखेंगे तो उसमें समानता का भी क्या है? उल्लेख है। समानता शब्द का उल्लेख है। बाकी धर्म से संबंधित क्या है? उल्लेख है। ठीक है, आदि, ऐसे कई सारे क्या है उसमें शब्दों का क्या है? उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना। भारत का विधि आयोग एक है डैश डैश, क्या है? वैधानिक निकाय, निजी निकाय, गैर वैधानिक सलाहकार निकाय, या वेसल्स आयोग द्वारा अधिग्रहित। देखिए, जो भारत में जो विधि आयोग है ये कोई संवैधानिक नहीं है, उसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो अगर संविधान में उल्लेख नहीं है तो फिर ये क्या है? एक गैर संवैधानिक है और केवल क्या है? सलाहकारी निकाय है, केवल सलाह देगा। ठीक है, क्या देगा? सलाह देगा। तो अगर यहाँ पे एक चीज बताई जाए, ठीक है, कि अगर यहाँ पे लिखा जाए कि भारत का, यानी कि भारत यानी ब्रिटिश भारत लिख दे, यहाँ पे लिखें कि ब्रिटिश भारत का अगर प्रथम विधि आयोग की बात करते हैं, प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में की गई थी। कब की गई थी? तो 1834 में। ठीक है, लेकिन एक्ट कौन सा था? एक्ट ध्यान देगा, जो भारत शासन अधिनियम कौन सा था आपका? 1833 वाला।
किस अधिनियम के अधीन किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1833 के अंतर्गत किया गया था, अंतर्गत किया गया था। ठीक है, विधि आयोग। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये तो ब्रिटिश भारत है, लेकिन स्वतंत्र भारत पूछ लेता है अगर, ठीक है, तो यहीं पे एक पॉइंट हम लोग ये भी डाल के लिख सकते थे क्या, कि जो आपका स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र या गणतंत्र के लिए स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष, विधि आयोग अध्यक्ष का नाम क्या था? तो एम शीतलवाड़, एम शीतलवाड़। कब? तो 1955 में। उस समय ये क्या थे? अटॉर्नी जनरल, तत्कालिक क्या थे? अटॉर्नी जनरल थे, तो ये बने थे। ठीक है, अभी वर्तमान की हम लोग बात करते हैं, तो वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में 23वां विधि आयोग की मंजूरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, हालांकि इन्होंने दे दिया है, कब से कब तक दिया है? तो आप देखेंगे इन्होंने दिया है सितंबर 2024 से, ठीक है, अगस्त 2027 तक मंजूरी दे दिया है। ठीक है, यानी 3 सालों के लिए। कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। तो 1 सितंबर 2024 से लेकर वही 31 अगस्त 2027 तक 3 सालों के लिए मंजूरी दे दिया है। ठीक है, वैसे 22वां विधि आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, वो ऋतु अवस्थी करके थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, विधि आयोग। ठीक है, विधि आयोग। अगर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? मतलब आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है, बोडो, पंजाबी, खंडेशी, असमिया तो नहीं है, तो वो ये खंडेशी नहीं है, बाकी सारे तो हमारे क्या हैं? राजकीय भाषाएं हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो हम बात करते हैं अनुसूची को लेकर, तो अनुसूची 8 है ना, अनुसूची 8 में हमें पता है कितने 22 क्या हैं? राजकीय भाषाएं हैं, राजकीय भाषाएं है नहीं। बाकी अगर ये हम लोग बात करें यहीं पर, अगर देखिए मूल संविधान में कितने? तो 14, कितनी? 14 क्या थी? राजकीय भाषाएं थी। कितनी? राजकीय भाषाएं थी। ठीक है, लेकिन समय के अनुसार देखेंगे तो ये भाषाएं बढ़ती चली गई, है नहीं। पहले 1 जोड़ी सिंधी, फिर 3 जोड़ी, फिर 4 जोड़ी, है नहीं। तो ऐसे करके अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 22 हो गई, लेकिन पहले कितनी थी? पहले 14 ही थी। ठीक है, 14 ही थी। तो अब देखते हैं, अगर हम बात करते हैं कि राजकीय, यहां ये कहा जाए राजभाषा के संबंध में कौन सा भाग संबंधित है? तो वो भाग अगर पूछा जाए तो भाग कौन सा है? भाग है 17। 17 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? रोमन में, है नहीं। 17 को ऐसे भी लिख सकते हैं, भाग 17 में है। ठीक है, और अनुच्छेद पूछा जाए, अनुच्छेद
तो वो होगा कहाँ से कहाँ तक, तो 343 से लेकर 351 तक। कहाँ है, 351 तक है। तो राजभाषा आयोग का भी क्या होता है, गठन होता है। तो राजभाषा का आयोग गठन 1955 में पहली बार भी किया गया था। अगर यहाँ का कहा जाए कि यानी कि फर्स्ट राजभाषा आयोग का जो गठन है ये कब किया गया था, 1955 में। और अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे आपके कौन, तो एक बाल गंगा खेर, ठीक है। कौन थे, तो इसके अगर अध्यक्ष पूछा जाए, अध्यक्ष तो बीजी खेर, यानी कि बाल गंगा खेर, ये बाल गंगा खेर, बाल गंगाधर तिलक नहीं, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगा खेर, ये क्या थे, राजभाषा आयोग के पहले क्या थे, ये अध्यक्ष थे। तो राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति गठन करता है। जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई थी, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रूस या आयरलैंड। जनहित याचिका यानी कि जिसे बोलते हैं PIL, ठीक है ना, ये हुई थी कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहाँ हुआ था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन आप देखेंगे भारत में जनहित याचिका के जनक कौन जाते हैं, तो PN भगवती, आपने नाम सुना होगा, किसके नाम, PN भगवती। तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे भारत में जनहित याचिका के जनक किसे माना जाता है, तो वो हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI PN भगवती, इनको माना जाता है, ठीक है। PIL जनहित याचिका को PIL भी कहते हैं, ठीक है, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्या बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब देखिए, असम का राजकीय पक्षी है सफेद पंखों वाला लकड़ी का बत्तख, तोता, हंस, उल्लू। तो देखिए यहाँ पे असम का जो राजकीय पक्षी है वो आपका ये है, क्या है, सफेद पंखों वाला लकड़ी का बत्तख, ठीक है। अब देखिए जो असम है, असम, हालांकि आपने देखा असम का गठन कब हुआ था, तो 21 जनवरी 1900 सॉरी, इसका जो गठन हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है, असम। तो असम पूर्वोत्तर भारत का क्या है, एक राज्य है। और असम की हम बात करेंगे यहाँ का कि जो राजकीय पशु है वो क्या है, राजकीय पशु, तो आप तो जानते ही हैं कि राजकीय पशु यहाँ पे क्या हो सकता है, तो एक सींग वाला गैंडा, क्या होगा, एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा, ठीक है। बाकी अगर ये देखा जाए कि यहाँ की राजकीय भाषा क्या है, तो असमिया है, ठीक है। राजकीय अगर भाषा पूछा जाए, राजकीय भाषा, तो वो कौन सा है, असमिया। लेकिन असम में एक और राजकीय भाषा है, उसका नाम है बोडो। बोडो भी वहाँ की क्या है, वहाँ की बोडो जनजातियों की क्या है, राजकीय भाषा है, ठीक है, मतलब उनकी भाषा एक है। तो असम का क्या हो गया, ये हो गया। तो ये बातें इतनी ध्यान रखनी है। तो असम में ही तो माजुली द्वीप मिलेगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, SC मुखर्जी, JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद या KM मुंशी। तो संविधान सभा में बहुत सारी क्या बनी थी, समितियां बनी थी, कई सारी क्या बनी थी, समितियां बनी थी, उनके अध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो उनमें से ये जो आपके क्या हो गया, वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो इसमें आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। इनको बनाया गया था, इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था।
लेकिन इसमें आप देखेंगे तो ये जो एससी मुखर्जी हैं, इनको अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष इनको बनाया गया था, ठीक है। और जेबी कृपलानी को भी मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरी, 10वीं, तीसरी या पहली? तो देखिए ये क्या है, सही आंसर क्या है इसमें, दूसरी। क्या है, दूसरी। देखिए दूसरी वाले में आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें खासकर इन लोगों के वेतन और भत्ते की बात की गई है, यानी कि जो भी राज्यसभा का सभापति हो, अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, है नहीं, तो इन लोगों की क्या बात है, वेतन और भत्ते की बात की गई है। बाकी जो आपकी ये तीसरी अनुसूची है, इसमें देखेंगे तो खासकर शपथ के बारे में बात की गई है। तो दूसरी अनुसूची में क्या बोला गया है, पदाधिकारियों पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन की बात की गई है। जबकि तीसरी सूची में किसकी बात की गई है, शपथ की। किसकी बात की गई है, शपथ की। लेकिन आप देखेंगे कि उसमें उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों को छोड़कर जितने शेष पदाधिकारी हैं, चाहे वो आपका आप देखेंगे जो भी महान्यायवादी है, ठीक है, या फिर कैग है, इन लोगों का जो शपथ है ना, वो तीसरी अनुसूची के अकॉर्डिंग ही शपथ दिलाई जाती है। आगे देखिए, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? दुलवीर सिंह, बीपी सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। तो देखिए जो ज्ञानी जैल सिंह हैं, ज्ञानी जैल सिंह, ये क्या थे, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे, ठीक है, पहले सिख राष्ट्रपति थे। और हमें लग रहा है कि ये अभी तक के एकमात्र क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। क्या है, अभी तक के क्या है, एक राष्ट्रपति हैं। तो सिखों में अब देखें ये क्या थे, सातवें, किस नंबर के थे, किस नंबर के थे, तो सातवें राष्ट्रपति थे। क्या थे, सातवें राष्ट्रपति थे, सातवें राष्ट्रपति ये थे। लेकिन कब से कब तक ये रहे, तो ये थे 1967 से लेकर 1969 तक रहे, ठीक है, 67 से लेकर 1969 तक ये। अच्छा, ये तो जाकिर हुसैन का हो गया, जाकिर हुसैन, देखो इनका क्या है, 1900 आप देखेंगे 1982 से लेकर 1987 तक ये थे, ठीक है, 82 से 87 तक थे, ठीक है। अब भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 35 वर्ष, 45 वर्ष, 18 वर्ष या 25 वर्ष, या 25 वर्ष? तो देखिए इसमें क्या है, होगा 35 वर्ष। क्या है, 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारी योग्यताएं इसकी हैं। जैसे कि योग्यताओं की बात करें, भारत का वो क्या हो, नागरिक हो, और जो राज्यसभा है उस राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो, ठीक है, कोई वो लाभ का पद धारण ना करता हो। तो ये सब इसकी क्या है, योग्यताएं हैं, ठीक है। तो जो ये उपराष्ट्रपति से हम संबंधित अगर बात करें, तो इसके आर्टिकल जो होगा वो होगा कौन सा आर्टिकल, तो कहेंगे 63 से, ठीक है, 71, 63 से 71। तो इस अनुच्छेदों में, यानी 63 से लेकर 71 तक के अनुच्छेदों में आप देखेंगे तो उसमें बात की गई है किसके, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित क्या की गई है, बात की गई है, ठीक है, उपराष्ट्रपति से संबंधित बात की गई है। और भारत की अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन थे, उपराष्ट्रपति कौन थे, तो हमें पता चलेगा कि जो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तो ये पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे क्या थे, राष्ट्रपति थे। तो उपराष्ट्रपति सभापति होता है राज्यसभा में। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? वोखा, बीकानेर, कोहिमा, तो एनसांग। तो एक ही दिख रहा है राजधानी, वो कौन सी है, कोहिमा। लेकिन ध्यान रखिएगा नागालैंड का जो सबसे बड़ा शहर है ना, सबसे बड़ा शहर,
वो शहर आपका है दीमापुर। तो दीमापुर शहर किस राज्य में पड़ता है? नागालैंड। ठीक है। बाकी नागालैंड में और अगर देखेंगे तो नागालैंड राज्य की अगर हम स्थापना की बात करते हैं, स्थापना, तो 1 दिसंबर 1963। तो ये पूर्वोत्तर भारत का क्या है? राज्य है। पूर्वोत्तर भारत का क्या है? राज्य है। जहां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट सारामती। यदि आपको मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को राज्य के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? समानता का अधिकार, संवैधानिक उपायों का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण से सुरक्षा का अधिकार। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका संवैधानिक उपायों का अधिकार है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, और ये किस है? तो इसमें ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद आपका है कौन सा? अनुच्छेद 32। यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप संवैधानिक उपचारों के अधीन यानी आर्टिकल 32 के अधीन सुप्रीम कोर्ट में अपने मूल अधिकारों का आप क्या करा सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं अगर हनन हुआ है तो। ठीक है। तो ये बोला गया है आपसे। तो ये होगा कौन सा आपका? तो इसके तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और जो आर्टिकल आपका एक मिलेगा 226, उसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहाँ पे? तो उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? 30, 25, 40 या 35? तो ये न्यूनतम योग्यता की बात कर रहा है। तो न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष का होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति अगर 35 वर्ष का है तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का चुनाव वो लड़ सकता है। ठीक है। अधिकतम की पता नहीं है लेकिन न्यूनतम 35 वर्ष है। उसके अलावा भारत का वो नागरिक होना चाहिए। लोकसभा सदस्य चुने जाने की उसके पास योग्यता होनी चाहिए और वो कोई लाभ का पद धारण ना करता हो। ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति की अगर हम बात करें योग्यताओं संबंधित कौन सा आपका आर्टिकल है? तो ये हम किसे बता सकते हैं? आर्टिकल क्या है? कौन सा इसमें आर्टिकल हो सकता है? तो वो आप देखेंगे तो 58 जो है वो योग्यताओं संबंधित क्या है? राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है, योग्यताओं संबंधित। भारत की संसद डैश डैश में शामिल है। क्या शामिल है? लोकसभा और राज्यसभा, केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो देखिए जो भारत की संसद है, तो भारत की संसद बनती है किससे मिलकर? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनती है। ठीक है। राष्ट्रपति से बनती है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति ना ही वो लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही वो राज्यसभा का सदस्य होता है और ना ही इनके बैठकों में वो भाग लेता है, लेकिन संसद का वो एक क्या है? अभिन्न अंग है। क्या है? एक अभिन्न अंग है। कौन सा? तो राष्ट्रपति। तो यहां पे हम एक चीज और भी लिखना चाहेंगे कि जो राष्ट्रपति लोकसभा या राज्यसभा सदस्य नहीं होता है और ना ही इनके बैठकों में भाग लेता है, लेकिन संसद का अभिन्न अंग है। यानी कि भाई उससे अलग नहीं कर सकते हो संसद से। तो राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा से मिलके ही बनेगा क्या आपका? तो संसद बनती है। और चलिए आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? यानी आपातकाल अगर लगता है तो किस प्रकार का आपातकाल होगा? राज्य स्तर पर आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, आर्थिक आपातकाल, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये होगा क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये क्या है? आपका जो अनुच्छेद है
वो 352 के अकॉर्डिंग लगता है, 352 के अकॉर्डिंग लगता है। तो राष्ट्रपति कब लगेगा? तो राष्ट्रपति देखो भारत में क्या हो जाए, कभी युद्ध हो जाए या बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो इन आधारों पर क्या लग सकता है? तो ये राष्ट्रीय आपात लग सकता है। तो राष्ट्रीय आपात कब लग सकता है, किन किन कंडीशनों में लग सकता है? तो इन 3 कंडीशनों में लग सकता है। क्या है? भारत में क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, है नहीं, या फिर क्या है, बाह्य आक्रमण हो जाता है, यदि क्या है, बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब हो गया हथियार के साथ अगर विद्रोह हो जाए भारत में, तो ये 3 कंडीशनों में आपातकाल लग सकता है। और राष्ट्रीय आपात के दौरान ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है, कौन कौन से? तो 20 व 21, 20 और 21 मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। बाकी सारे मूल अधिकार स्वतः ही क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, लेकिन 20 और 21 नहीं होंगे। तो आपातकाल वैसे आपके कितने प्रकार का लगता है? तो 3 प्रकार का लगता है। किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है? 32, 23, 22, 18। तो ये गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल आपका है 22। कौन सा है? 22 लिखा है ना कि अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के स्पष्टीकरण प्राप्त करता है। तो वो आपका कौन सा? अनुच्छेद 22। ठीक है, अनुच्छेद 22। बाकी सारे आर्टिकल में आपको पता ही है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो अनुच्छेद जो 18 है, इसमें क्या है, उपाधियों का अंत है। इसमें क्या है? उपाधियों का अंत। इसमें क्या है? उपाधियों का अंत है। बाकी से देखेंगे 23 में क्या बोला है कि जो शोषण के विरुद्ध अधिकारों में आप देखेंगे एक अधिकार है कि मानव दुर्व्यापार, है नहीं, बलात्श्रम, है नहीं, और कह सकते हैं कि वेगारी जैसे दास प्रथा का उन्मूलन की बात इसमें की गई है। ये तो बोला गया है कि दुर्व्यापार, बलात्श्रम, इसके अलावा आप देखेंगे तो कह सकते हैं दास प्रथा, दास प्रथा का, दास प्रथा पर क्या है? प्रतिबंध है, प्रतिबंध है। ठीक है, बाकी आर्टिकल 32 तो संवैधानिक उपचार है उसमें। यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के टेस्ट की अवधि के लिए अनुपस्थित है तो सदन द्वारा सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। 60 दिन, 120 दिन, 90 दिन या 30 दिन। ठीक है, 130 क्या होगा इसमें सही आंसर? तो देखिए यदि कोई कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, जैसे वो संसद में है या फिर विधानसभा में कहीं भी है, अगर वो सूचना दिए बिना क्या है, वो 60 दिन से अतिरिक्त अगर उपस्थित रहता है बैठकों में, तो ये मान लिया जाएगा कि उसकी सीट क्या है, रिक्त समझा जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आपका एक अनुच्छेद है 101 के कौन सा? 4th। ठीक है, तो अनुच्छेद 101 के 4 में ये व्यवस्था की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति या सदस्य क्या है कि चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, अगर यहाँ पर वो बिना बताए, ठीक है, बिना बताए यानी बिना सूचित किए वो 60 दिनों तक लगातार किसी बैठकों में क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसकी जो सीट है वो रिक्त मानी जाएगी या उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाएगा। किस आर्टिकल के अधीन? 101 के 4। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? 20 और 21, 22 और 23, 19 और 43, 23 और 24। देखिए जो आपका आर्टिकल ये है ना 20 और 21, अभी तो मैंने बात किया था, तो 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा 20 और 21 को
अनुच्छेद 359 के अधीन छोड़कर सभी मूल या मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो स्वतः, ठीक है, स्वतः निलंबित हो जाते हैं, स्वतः निलंबित हो जाते हैं, ठीक है, स्वतः निलंबित हो जाते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला हमारा सवाल है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को डैश डैश की अधिकतम अवधि के लिए भारत का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। 6 महीने, 6 सप्ताह, 6 महीने, 1 वर्ष या 2 वर्ष। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर वो संसद का, चाहे वो राज्यसभा चाहे लोकसभा का सदस्य नहीं है, तो उस व्यक्ति को कितने, अधिकतम 6 माह तक हम मंत्री या फिर प्रधानमंत्री बना सकते हैं। लेकिन अगर 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्यता वो नहीं लेता है तो फिर उसको पद से हटा दिया जाएगा। तो ये अधिकतम 6 माह तक। सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना और प्रशासित और निर्देशित किया जाता है। किसके द्वारा भाई? देखो, न्यायपालिका, मुख्य मंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर संसद। कह रहा है सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना, प्रशासित या निर्देशित किया जाता है। ये क्यों, किसके द्वारा? तो ये देखो, तो इसमें संसद ही होगा, है नहीं? क्या होगा? संसद होगा। संसद में ही क्या, सभी प्रतिनिधि इसी में तो होंगे, तो आपका संसद हो जाएगा। आगे देखिएगा कि किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया। दोहरी सरकार का समाप्त कर दिया, तो ये फिर आया भी तो होगा ना, ये होगा क्या, आया भी होगा। तो देखिए दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया गया कब? 1858 में। लेकिन ये आया कब था दोहरी सरकार? ध्यान रखिएगा, ये आया कब था? तो एक है आपका पीट्स इंडिया एक्ट, पीट्स इंडिया एक्ट कब? तो 1784 में लाया गया, दोहरी सरकार को लाया गया। लेकिन समाप्त कर दिया गया कब? तो 1858 वाले में समाप्त कर दिया गया। और जो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 जो आया था, ये क्यों आया था? ये आया था 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उसकी जो कमियां थी, जो खामियां थी, उसकी पूर्ति के लिए, उसमें सुधार के लिए लाया गया था, पीट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्या थे, क्वेश्चन थे, कितने? 20 क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है नहीं? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।